हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे ये होते क्या है, कैसे काम करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लीज का मतलब समझते हैं कि लीज बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज समझाऊँ तो लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की एसेट या प्रॉपर्टी को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए किराए पर लेकर यूज करता है और उसके बदले में एक रेगुलर पेमेंट यहाँ पे जो है करता है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान के चलो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है यहाँ पर बी। ठीक है, ए पर्सन यहाँ पर अपना बिजनेस करता है। ठीक है, और बिजनेस को करने के लिए इसे यहाँ पर जो है 5 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये जो मशीन्स है वो हमारे यहाँ पर बी पर्सन के पास जो है मिलती है। तो यहाँ पर बी पर्सन के पास गया और कहा कि मुझे इस तरह की 5 मशीन यहाँ पर चाहिए। तो बी पर्सन ने कहा कि इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 50 लाख रुपए आएगी। तो ए पर्सन गया, उसने अपने पास जो फाइनेंस पड़ा हुआ है वो यहाँ पर चेक किया और इसे पता लगा कि इसके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए ही यहाँ पर जो है पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5 मशीन को यहाँ पर परचेज जो है नहीं कर सकता। क्लियर है, पर ये मशीन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। तो इस केस में ए पर्सन जो है बी पर्सन के पास जाता है और कहता है देखो भाई, इन 5 मशीनों को खरीदने के लिए अभी मेरे पास यहाँ पर पैसे नहीं है, पर आप एक काम करो, इन 5 मशीनों को ना मेरे को यहाँ पर 5 सालों के लिए सिर्फ यूज करने के लिए दे दो। यानी कि इनके ऊपर जो ऑनरशिप होगी वो आपकी ही होगी, आप ही इसके यहाँ पर जो है ऑनर होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर इन 5 सालों तक इसको यूज करूंगा और जैसे ये 5 साल पूरे हो जाएंगे वो मैं उसको आपको जो है यहाँ पर वापस कर दूंगा। बदले में मैं हर साल आपको यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए जो है पे करूंगा। ठीक है, तो बी पर्सन यहाँ पर जो है मान जाता है और इनके बीच में यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी पर्सन के बीच में हुआ है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसमें आप देखोगे एक पर्सन जो कि ए है वो यहाँ पर बी पर्सन की एसेट प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है यूज करने के लिए किराए पे ले रहा है, बदले में वो एक रेगुलर पेमेंट यहाँ पर उसको जो है पे कर रहा है। अब इसमें यहाँ पर देखो, जो पर्सन अपनी एसेट को यूज करने के लिए देता है, यानी कि जो हमारा बी पर्सन है यहाँ पर, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लेसर कहते हैं, जो कि एसेट का ऑनर होता है। और यहाँ पर देखो जो ए पर्सन है, यहाँ पर जो ए पर्सन है जिसे एसेट को यूज करने का राइट मिलता है, वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, लेसी कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पर लेसी कहलाता है। और ये जो रेगुलर पेमेंट यहाँ पर की जाती है ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है, रीज रेंटल। क्या कहलाता है, लीज रेंटल। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग था यहाँ पर लीज का। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आती हैं और बार बार आती है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है पता होना चाहिए। अब क्योंकि आप मीनिंग अच्छे से समझ चुके हो तो आप इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन द लीजिंग सर्विसेज। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर रही है लीजिंग सर्विसेज को। तो यहाँ पर देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, वन पार्टी एग्रीज टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाय अनदर पार्टी। यानी कि इसमें एक पार्टी जो है वो यहाँ पर एग्री करती है कि वो अपने प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए यहाँ पर देगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट है, इट गारंटीज द लेसी राइट ऑफ यूज प्रॉपर्टी। यानी कि ये लेसी को गारंटी देती है कि उसके पास एक राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी को जिसको लीज पे लिया गया है उसको यहाँ पर अपने काम के लिए यूज कर सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन करी है। नेक्स्ट है, इट गारंटीज द लेसर रेगुलर पेमेंट्स। यानी कि लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसर को गारंटी देती है कि लीज देने के बदले में उसको यहाँ पर एक रेगुलर पेमेंट जो है रिसीव होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी स्टेटमेंट जो है वो लीजिंग सर्विसेज को डिफाइन जो है वो कर रही है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले देखो क्या है, द पार्टी विच ओन्स द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेसर। यानी कि वो पार्टी जिसकी यहाँ पर एसेट के ऊपर ऑनरशिप होती है उसे हम यहाँ पर लेसर कहते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, द पार्टी विच गेट्स द राइट टू यूज द एसेट इज कॉल्ड लेसी। यानी कि वो पार्टी जिसको यहाँ पर एसेट को यूज करने का राइट मिलता है वो हमारा कहलाता है लेसी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द एग्रीड पेमेंट फॉर द राइट ऑफ यूज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीज रेंटल। यानी कि जो एग्रीड पेमेंट पे की जाती है एसेट को यूज करने के बदले में वो हमारी कहलाती है लीज रेंटल। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, लीज रेंटल इज पेड बाय लेसर टू द लेसी। अब ये जो लीज रेंटल होता है वो लेसर पे करता है लेसी को। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पर गलत है, क्योंकि लेसी यहाँ पर जो है लीज रेंटल पे करता है लेसर को, ना कि लेसर लेसी को। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पहली 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर जो चौथी स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर लेसी इज अ,
ठीक है, लीज इज अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करें तो लीज यहाँ पर कैसा डिसीजन है? ऑप्शन है फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन बी बाय और मेक डिसीजन, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर ऑप्शन डी वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो आंसर करने से पहले इन सभी डिसीजन का मैं यहाँ पर आपको मीनिंग समझा दूं, ये बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। तो पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो फाइनेंसिंग डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होता है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ से फंड को यहाँ पर जो है रेंज करने वाले हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर इशू करके या फिर डिबेंचर इशू करके। उसके बाद देखो क्या है, बाय और मेक डिसीजन। इस डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी चीज को हमें मार्केट से बाय करना है या फिर उसे हमें यहाँ पर खुद से बनाना है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? ये एक ऐसा डिसीजन होता है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं उस फंड्स को हम किस एसेट में, किस सिक्योरिटी में यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करेंगे। चौथा क्या है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसको हम यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे, कितनी वर्किंग कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर देखो जो लेसर है, जो यहाँ पर लेसर है वो लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कर रहा है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तरह की इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहा है। तो ये ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, और अगर हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, क्योंकि लेसी जो है इस डिसीजन के थ्रू फाइनेंस अरेंज जो है वो कर रहा होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इन लीजिंग डिसीजन द कॉस्ट ऑफ लीजिंग ऑफ एन एसेट मस्ट बी कंपेयर्ड विद द, ठीक है, जब हम यहाँ पर लीजिंग डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पर एक एसेट को लीज पर लेने की जो कॉस्ट होती है उसको हम यहाँ पर किसके साथ यहाँ पर जो है कंपेयर करते हैं। ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ सेलिंग द सेम, यानी कि हम जब उसको सेल कर देंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, या फिर कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द सेम, हम उसको रेंट पे ले रहे हैं उसकी कॉस्ट को, या फिर कॉस्ट ऑफ ओइंग द सेम, यानी कि उसको हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि हम उसके ऑनर बन रहे हैं उसके ऊपर, या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ ओइंग द सेम इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी हम कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं यानी कि लीजिंग डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि इस एसेट को परचेज करने की हमें यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ रही है और लीज करने की यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ रही है। इन दोनों में से जो भी कम होता है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। मान के चलो अगर 20 लाख रुपए परचेज करने की कॉस्ट है और लीज की कॉस्ट यहाँ पर हमारे जो है यहाँ 30 लाख रुपए है, तो इस केस में हम एसेट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे लीज में, क्योंकि वो हमें यहाँ पर जो है महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ओइंग द सेम इज अ करेक्ट आंसर। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ लीजिंग को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ लीज अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 116। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन AS है 116 जो है वो यहाँ पर जितने भी हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको यहाँ पर मेनली जो है दो टाइप्स में डिवाइड करता है। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर दो टाइप है। पहला क्या, ऑपरेटिंग लीज, ऑप्शन बी, दूसरा देखो क्या है फाइनेंस लीज, तीसरा क्या है डोमेस्टिक लीज या फिर इंटरनेशनल लीज। तो यहां पर देखो जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या है हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जितने भी हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर दो टाइप्स ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के अंडर जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब ये होते क्या है तो एक एक करके इनको यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंस लीज की कि फाइनेंस लीज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फाइनेंस लीज की ऐसा कोई यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, बस यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, अगर वो हमें मिलती है तो हम उसको फाइनेंस लीज मानेंगे, अदरवाइज वो हमारी ऑपरेटिंग लीज होगी। क्लियर है। तो पहले यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो फीचर है वो क्या है, द ओनरशिप ऑफ एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी बाय एंड ऑफ द लीज टर्म। यानी कि कोई भी ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमने एक यहाँ पर प्रोविजन रखी है कि जैसे ही लीज टर्म हमारी ओवर होगी ना तो एसेट की जो ओनरशिप होगी वो हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, लेसी को। तो ये जो हमारी लीज कहलाएगी वो फाइनेंस लीज कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो ए और बी के बीच में यहाँ पर जो है लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ए और बी के बीच में यहाँ पर जो है लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 5 सालों का था। ठीक है, और जैसे ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया ना इसके अंदर एक प्रोविजन रख ली, एक यहाँ पर प्रोविजन रख ली कि जैसे ये 5 साल पूरे हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो एसेट की ओनरशिप होगी वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, लेसी को यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि ए को। तो ये जो हमारी लीज है ना ये हमारी कहलाएगी फाइनेंस लीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द फेयर वैल्यू। यानी कि कोई ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हमारा जो लेसी है उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो यहाँ पर पर्टिकुलर एसेट जिसको लीज पे लिया गया है उसको एक ऐसे प्राइस पे परचेज कर सकता है जो कि यहाँ पर उस एसेट की फेयर वैल्यू से काफी यहाँ पर जो है कम होता है। तो ऐसी लीज को भी हम फाइनेंस लीज ही कहते हैं। मान के चलो यहाँ पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 5 सालों के लिए हुआ था। ठीक है, एसेट हमारी यहाँ पर कोई भी मान लो मशीन वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक प्रोविजन हमने रख दी कि यहाँ पर जो
ए पर्सन है ना, ए पर्सन है यानी कि लेसी, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो इस एसेट को एक ऐसे प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी यहाँ पे जो है कम है उसके ऊपर परचेज कर सकता है। तो मान के चलो इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है इस वक्त वो कितना चल रहा है 5 लाख रुपए का, ठीक है। इसके पास ऑप्शन है कि इसको 2 लाख रुपए भी यहाँ पर खरीद सकता है। तो ये जो लीज हुई है ना, ये जो लीज हुई है इसे भी हम फाइनेंस लीज की कैटेगरी में ही लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। अब देखो जो भी हम कोई एसेट यहाँ पर परचेज करते हैं, ठीक है, उसकी एक यहाँ पर लाइफ होती है। लाइफ होने का मतलब क्या है, या फिर इसको इकोनॉमिक लाइफ भी कहते हैं, कि इस टाइम पीरियड तक जो मशीन है वो सही तरीके से काम करेगी, उसके बाद जो मशीन हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी, उसके लिए जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। जैसे मान के चलो आपने एक मशीन परचेज की है, उसकी लाइफ क्या है यहाँ पर 5 साल होती है, ठीक है। तो ये जो मशीन है वो 5 सालों तक अच्छे तरीके से काम चलेगी, उसके बाद ये मशीन क्या हो जाएगी, यहाँ पर खटारा हो जाएगी, इसका कोई भी यहाँ पर काम नहीं रहेगा। तो अगर आपने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर उस एसेट की मेजर लाइफ का किया है, मान के चलो ये टोटल लाइफ मशीन की कितनी है 5 साल, पर आपने यहाँ पर 4 सालों का यहाँ पर लीज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है कर लिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने एसेट की जो लाइफ का मेजर हिस्सा है उसका हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मेजर हिस्सा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके की लीज को भी हम फाइनेंस लीज की कैटेगरी में ही जो है वो डालते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, लीज एसेट इज अ स्पेशलाइज्ड नेचर। हमारी जो लीज एसेट है जिसका लीज किया गया है वो यहाँ पर जो है स्पेशलाइज्ड नेचर की हो। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमने एक एम्बुलेंस यहाँ पर जो है एम्बुलेंस का यहाँ पर जो है लीज कर लिया, हमने यहाँ पर जो है एक एम्बुलेंस का यहाँ पर जो है लीज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कर लिया। अब देखो जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को मतलब कि हॉस्पिटल तक ले आने के लिए, ठीक है, हॉस्पिटल से उनके घर पे छोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये जो एम्बुलेंस है वो क्या है, एक तरह की स्पेशलाइज्ड नेचर एसेट है, ठीक है। तो इस तरह के एसेट का जब भी हम लीज करते हैं तो वो भी हमारा यहाँ पर फाइनेंस लीज ही कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई यहाँ पर एसेट परचेज करते हैं तो उसके साथ हमारे यहाँ पर कुछ रिस्क है और कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड जो है जुड़े होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चलो, से एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर एक मशीन जो है यहाँ पर परचेज की, एक मशीन आपने यहाँ पर परचेज की, ठीक है। अब देखो इसके साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ है। क्या रिस्क जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि जैसे आपने मशीन परचेज की उसके कुछ टाइम के बाद एक ऐसी मशीन आ जाए जो इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे। मतलब कि ये मशीन जो है इससे 100 गुना अच्छा काम यहाँ पर जो है करके दिखा दे। अब इससे क्या होगा कि ये जो मशीन होगी वो आपके लिए जो है वैल्यूएबल रहेगी ही नहीं, क्लियर, क्योंकि आपके कंपटीटर के पास अच्छी से अच्छी यहाँ पर जो है मशीन है, जिससे क्या होगा कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपका यहाँ पर लॉस हो गया होगा। उसके बाद देखोगे कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं। रिवॉर्ड क्या है, हो सकता है कि ये मशीन की जो डिमांड है वो आगे चलकर और यहाँ पर बढ़ जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर एसेट से जुड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, हम यहाँ पर जो है लेसी को ट्रांसफर कर दें। अदरवाइज देखो क्या होता है, नॉर्मली ये सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे लेसर के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि वो ऑनर होता है। पर यहाँ पर अगर हमने ये रिवॉर्ड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो लेसी को ट्रांसफर कर दिए तो ये जो हमारी लीज कहलाएगी ना वो हमारी क्या कहलाएगी, फाइनेंस लीज जो है वो कहलाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है, लेसी हैज अ राइट टू कंटिन्यू द लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड एट अ रेंट व्हिच इज सफिशिएंटली लोअर देन द मार्केट रेट, ठीक है। यानी कि एक ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंडर हमारा जो लेसी है, यहाँ पर लेसी है, उसके पास एक ऑप्शन है कि जो हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी टाइम पीरियड था, जैसे कि मान लो एसेट को 5 सालों के लिए यहाँ पर जो है लीज पर लिया गया है, ये 5 साल पूरे होने के बाद भी वो यहाँ पर एसेट को एक सेकेंडरी पीरियड के लिए यानी कि उसके बाद भी कुछ टाइम तक यहाँ पर यूज कर सकता है रेंट पे, और जो रेंट वो पे करेगा वो मार्केट रेंट के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पर कम होगा। तो ऐसे लीज कॉन्ट्रैक्ट को भी हम यहाँ पर फाइनेंस लीज की कैटेगरी में ही डालते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना ऑप्शन का मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है लेसी पे। अगर वो मना करना चाहता है तो मना भी कर सकता है, और यहाँ पर वो करना चाहता है तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज भी कर सकता है, क्लियर है। तो अगर आपको ये जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं वो किसी लीज कॉन्ट्रैक्ट में दिख जाए तो आपने उसे फाइनेंस लीज मानना है। अदरवाइज अगर ये सारे फीचर नहीं है तो वो हमारे कहलाते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज। तो आई होप आपको यहाँ पर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक लीज। अब देखो ये जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल लीज है हम अदर क्राइटेरिया के बेस पे जो है लीज को जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डोमेस्टिक लीज क्या है, तो डोमेस्टिक लीज एक ऐसा लीज का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमारे जितने भी यहाँ पर पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं वो एक ही यहाँ पर कंट्री से जो है बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो ए और बी था ना, तो अगर वो इंडिया में है, दोनों इंडिया में रहकर लीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंडिया के ही वो रेजिडेंट है, तो वो हमारे कहलाते हैं डोमेस्टिक लीज। और इंटरनेशनल लीज क्या होता है, जब हमारी जो दो पार्टीज हैं वो यहाँ पर दो अलग अलग कंट्री से, जैसे कि ए मान लो इंडिया का है और बी हमारा यहाँ पर यूएसए का है, तो ये हमारा कहलाता है इंटरनेशनल लीज। क्या कहलाता है, इंटरनेशनल लीज। क्लियर है। तो आई होप आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीज यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सिचुएशन अंडर विच अ लीज इज नॉर्मली क्लासिफाइड इज अ फाइनेंस लीज, यानी कि वो सिचुएशन
जिसके अंडर हमारी जो लीज होती है उसको हम जनरली जो है फाइनेंस लीज के अंडर क्लासिफाई करते हैं। पहला देखो क्या है, द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज सम, बिल्कुल ये हमारी फाइनेंस लीज होती है। नेक्स्ट है द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस व्हिच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द फेयर वैल्यू, तो ये भी हमारी यहाँ पर होती है, ये भी फाइनेंस लीज होती है। नेक्स्ट क्या है, द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, बिल्कुल ये भी होती है। नेक्स्ट क्या है, सब्सटेंशियली ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड रिवार्ड्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द एसेट ऑफ द लेसी, तो ये चारों की चारों ही सिचुएशन है जिसके अंडर हम यहाँ पर लीज को फाइनेंस लीज के अंडर जो है कैटेगराइज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग लीज, इसमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग लीज। तो पहला देखो क्या है, द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज नॉट ट्रांसफर टू द लेसी, यानी कि जो लेसी है उसको एसेट की ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं की जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट, मतलब लेसी के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है एसेट को, तो ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये फाइनेंस लीज का फीचर है। नेक्स्ट कहता है लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट कहता है लीज एसेट मस्ट बी स्पेशलाइज्ड नेचर, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर तीन के तीनों हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सेकंड हमारा यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ लीवरेज लीज, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर फीचर होता है लीवरेज लीज का। तो सबसे पहले यहाँ पर लीवरेज लीज का मीनिंग समझ लेते हैं कि लीवरेज लीज बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमारी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने बात की थी ना ए और बी। ठीक है, एक हमारा लेसी होता है, एक हमारा यहाँ पर लेसर होता है, पर लीवरेज लीज एक ऐसा लीज होता है जिसमें हमारी यहाँ पर जो है तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। अब ये तीसरी पार्टी कौन होती है, यहाँ पर लैंडर, क्या होती है, लैंडर। अब ये लीज होता क्या है, तो सबसे पहले देखो जो ए पर्सन है ये क्या है, लेसी है इसमें, ठीक है, और ये कौन है हमारा यहाँ पर लेसर, क्या है, लेसर है। तो एक पर्सन बी के पास आ रहा है, उसे एक एसेट लीज पे लेनी है, तो लीवरेज लीज के अंदर क्या करता है, जो लेसर होता है उसके पास खुद पैसा नहीं होता है एसेट को यहाँ पर परचेज करने का, वो क्या करता है किसी थर्ड पार्टी से जो हमारा यहाँ पर लैंडर है उससे वो लोन लेता है, उसके पैसे से वो एसेट यहाँ पर खरीदता है और उस एसेट को जो है यहाँ पर हमारा जो लेसी होता है उसको यहाँ पर लीज पे जो है दे जाता है। यानी कि लीवरेज लीज एक ऐसे लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो लेसर होता है वो एक थर्ड पार्टी से पहले लोन लेगा, उससे जो एसेट लीज पे दी जानी है उसको परचेज करेगा, फिर उस एसेट को जो है यहाँ पर सामने वाले पर्सन यानी कि जो हमारा लेसी है उसको यहाँ पर यूज करने के लिए जो है यहाँ पर देगा। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी हमारा यहाँ पर लीज रेंटल जो है पे किया जाता है, हर साल उस लीज रेंटल के दो हिस्से यहाँ पर जो है किए जाते हैं। एक हिस्सा हमारे यहाँ पर जो है लेसर है वो खुद रख लेता है और दूसरा हिस्सा जो है यहाँ पर लेंडर को दिया जाता है उसके लोन को यहाँ पर वापस करने के लिए। तो ये हमारा मीनिंग था किसका, यहाँ पर लीवरेज लीज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से आप इसका यहाँ पर आंसर भी कर सकते हो। तो आंसर देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व थ्री पार्टीज नेमली लेसर, लेसी एंड लेंडर, बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्या, वन पोर्शन ऑफ लीज रेंटल इज पास टू द लेंडर, एक हमारा यहाँ पर जो पोर्शन होता है लीज रेंटल का वो लैंडर को दे दिया जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वन पोर्शन इज लीज रेंटल इज रिसीव्ड बाय द लेसर, यानी कि एक पोर्शन जो है वो लेसर यहाँ पे जो है रिसीव करता है, तो ये भी हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन लीज ट्रांजेक्शन आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया, यानी कि जितनी भी पार्टीज होती हैं वो इंडिया की यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये फीचर हमारा यहाँ पर नहीं होता क्योंकि ये हमारा डोमेस्टिक लीज का यहाँ पर जो है फीचर होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर ये हमारे तीन फीचर्स होते हैं लीवरेज लीज के, और चौथा हमारा यहाँ पर फीचर नहीं है, तो ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लोज एंडेड लीज, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द क्लोज एंडेड लीज। तो पहले मीनिंग यहाँ पर समझा दूं क्लोज एंडेड लीज क्या होता है। तो देखो क्लोज एंडेड लीज एक ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारा जब भी लीज टर्म जो है वो पूरा हो जाता है, यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है वो जैसे ही वो टर्म पूरा हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारी एसेट होती है ये यहाँ पर लेसर को जो है वापस जो है ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि लेसी को ना तो इसको ऑनरशिप मिलती है और ना ही लेसी इसको यहाँ पर जो है परचेज करता है। क्लियर है, अब मीनिंग आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एसेट गेट ट्रांसफर टू द लेसर एट द एंड ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि जैसे ही हमारा लीज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ओवर हो रहा है तो जो एसेट है वो लेसर को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेजिंग द एसेट, यानी कि लेसी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पर गलत है, क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। और ऐसी ये जो हमारा लीज होता है वो कौन होता है, हमारे यहाँ पर ओपन एंडेड लीज। ठीक है, एक हमारा ओपन एंडेड लीज भी होता है जिसके अंदर हमारे
हमारा जो यहाँ पर लेसी होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो एसेट को परचेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, हायर लीज रेंटल आर चार्ज इन द इनिशियल ईयर्स, यानी कि ज्यादा लीज रेंटल जो है वो शुरुआती साल में चार्ज किया जाएगा और अगले कुछ सालों में यहाँ पर कम लीज रेंटल जो है चार्ज किया जाएगा। तो ऐसा जो लीज होता है वो हमारा यहाँ पर कहलाता है अप फ्रंट, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर अप फ्रंट लीज। क्लियर है, क्या कहलाता है अप फ्रंट लीज। अगर एग्जांपल यहाँ पर दूं आपको तो मान के चलो अगर हमने 5 सालों के लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है तो पहले 2 सालों में हमने यहाँ पर 20-20 लाख रुपए यहाँ पर लीज रेंटल चार्ज किया और बाद के 3 सालों में 10-10 लाख रुपए। तो इस तरह के लीज को हम यहाँ पर अप फ्रंट लीज जो है वो यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अ वेट लीज, इसमें से हमारा कौन सा यहाँ पर फॉलोइंग फीचर होता है हमारा यहाँ पर वेट लीज का। तो वेट लीज यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर समझा दूं। तो यहाँ पर देखो जब भी किसी एसेट को हम यहाँ पर लीज पर लेते हैं, ठीक है, लीज पर लेते हैं, ठीक है, तो एसेट को देखो ऑपरेट करना जरूरी होता है, यानी कि उसको मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि वो सही ढंग से काम करता रहे। तो एसेट को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि उसकी ऑयलिंग वगैरह करवानी है, ठीक है, अगर रिपेयर वगैरह यहाँ पर करवानी है, साथ के साथ उसकी यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह भी यहाँ पर करवानी है। तो अगर देखो यहाँ पर जो एसेट है उसको ऑपरेट करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम हमारा यहाँ पर लेसर कर रहा है, क्या कर रहा है, लेसर कर रहा है। तो ऐसी जो लीज होती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वेट लीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा था, द लीज एसेट इज ऑपरेटेड बाय द लेसर, बिल्कुल ये हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, द लीज एसेट इज ऑपरेटेड बाय द लेसी, तो ये हमारा फीचर नहीं होता क्योंकि ये जो फीचर होता है ना वो हमारा ड्राई लीज का होता है, यानी कि एक हमारा ड्राई लीज भी होता है जिसके अंदर एसेट को ऑपरेट करने का काम हमारे लेसी का होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा था, बोथ ए एंड बी, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वो क्या है, विच ऑफ दीज एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग ऑफ फॉर लेसी, ठीक है, यहाँ पर कौन सी ऐसी एडवांटेज है जो कि यहाँ पर लीजिंग की वजह से रिसीव होता है हमारे यहाँ पर लेसी को। क्लियरली हमने लेसी बोला है, लेसर नहीं, लेसी को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहले तो क्या है, द बोरोइंग कैपेसिटी इज नॉट रिड्यूस, तो बिल्कुल ये हमारी यहाँ पर एडवांटेज होती है, ये एडवांटेज होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर यहाँ पर हमारा जो मान के चलो ए पर्सन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मशीन्स खरीदनी थी, उसके पास यहाँ पर पैसे नहीं थे, ठीक है, तो अगर यहाँ पर वो लीज पे पैसा नहीं लेता मशीन्स को तो उसे क्या लेना पड़ता, यहाँ पर लोन लेना पड़ता, जिससे क्या होता है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी यहाँ पर जो है रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि देखो इस लोन को उसे बैलेंस शीट में शो करना होता और फर्दर जब वो लोन लेने जाता तो यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट में ये लोन लोग देख के कहते हैं इसने तो पहले ही बहुत लोन लिया हुआ है तो इसको और लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना नहीं चाहिए, तो इससे इसकी बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो पर क्योंकि हमने लीज पे ले लिया है तो हमें यहाँ पर किसी भी तरह की बोरोइंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उसे बैलेंस शीट में शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बोरोइंग कैपेसिटी हमारी उतनी की उतनी रहती है, हम और ज्यादा लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फाइनेंस, ठीक है, अब बिल्कुल ये भी बिल्कुल हमारे यहाँ पर एडवांटेज होता है। अब देखो क्या है कि अगर हम लोन लेते हैं, अगर हम यहाँ पर लोन लेते हैं तो कोई ना कोई एसेट हमें गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के पास एज अ कोलैटरल, ठीक है, बिना उसके तो हमें लोन मिलता नहीं है। और जब हम कोई एसेट अपने यहाँ पर कोलैटरल रखते हैं तो उसका बैंक जो है उसकी फुल वैल्यू हमें नहीं देता, उसकी एक मार्जिन अपने पास जो है मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लो 1 लाख की एसेट थी तो 80 लाख रुपए वो अपने पास यहाँ पर जो है रख लेगा, क्या लगेगा 80 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख की एसेट तो 80,000 रुपए वो हमें दे देगा, 20,000 रुपए वो अपने पास रख लेगा। पर यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर हमें पूरा का पूरा फाइनेंस मिल जाता है। अगर 50 लाख का मशीन है तो पूरा का पूरा जो 50 लाख का फाइनेंस है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, ठीक है, सबसे पहले रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस का मतलब बना दूं कि किसी चीज का फैशन चले जाना। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक मशीन परचेज की थी, मैंने एग्जांपल भी दी थी, और क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ही एक मशीन आई जिसने इसको टोटली यहाँ पर जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मशीन ऑब्सोलेट हो गई, इसका कोई बेनिफिट यहाँ पर रहा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो रिस्क है ना उसको यहाँ पर लेसी जो है वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि लीज के केस में ये जो रिस्क होता है वो हमारा किसके साथ होता है, लेसर के साथ होता है। हालांकि फाइनेंस लीज में नहीं होता पर नॉर्मल लीज में, ऑपरेटिंग लीज में ये जो रिस्क होता है वो किसके साथ पास में होता है, लेसर के पास में होता है, तो हम ऑब्सोलेंस के रिस्कों को भी अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर फिक्स इनकम, हमें रेगुलर फिक्स इनकम रिसीव होती रहती है, तो ये हमारा बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इनकम नहीं रिसीव होती है, हमें यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, तो ये बेनिफिट तो हमारे लेसर के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है, टैक्स एडवांटेज, ठीक है, अब ये भी बिल्कुल बेनिफिट होता है, हमें यहाँ पर टैक्स एडवांटेज मिल जाता है। कैसे टैक्स एडवांटेज मिल जाता है, तो यहाँ पर देखो जो भी हम लीज रेंटल पे करते हैं ना उसको एज अ एक्सपेंस हम शो कर सकते हैं और टैक्स पे करते हुए उसको हम अपने प्रॉफिट में से जो है माइनस कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ ये हमारा एडवांटेजेस है फॉर द लेसी, चौथा हमारा नहीं है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसको यहाँ पे जरूर टिक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जीएसटी ऑन लीज कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द जीएसटी ऑन लीज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखो जीएसटी का मतलब समझा दूं, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमारे देश के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है उसके ऊपर यहाँ पे जो है लेवी किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जब हम लीज पे कोई एसेट लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है,
उसकी भी यहाँ पर सप्लाई की जाती है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है जीएसटी लगता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द जीएसटी प्रोविजन? पहला क्या है, द लीज इज कवर्ड विद इन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई एंड इट इज टैक्सेबल, यानी कि जो हमारा लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर जो हमारी जीएसटी एक्ट के अंडर सप्लाई की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंडर सप्लाई के अंदर जो है आता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, यानी कि जो जीएसटी वो फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज के बीच में जो है डिफरेंशिएट करता है, यानी कि फाइनेंस लीज पे अलग तरीके से टैक्स लगाता है, ऑपरेटिंग लीज पे अलग तरीके से टैक्स लगाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि जीएसटी किसी भी तरह का डिफरेंशिएट नहीं करता, वो सभी लीजेस पे सेम तरीके से टैक्स जो है लगाता है। नेक्स्ट क्या, नील रेट ऑफ लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट जो कि इंडस्ट्री को दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, तो वो जो है उसके ऊपर 0% का जीएसटी यहाँ पे लगता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, इनकम टैक्स रूल्स डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंस लीज एंड द ऑपरेटिंग लीज, इनकम टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ लीज ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे जीएसटी अप्लाई होता है, ठीक है, ऐसे ही हमारा इनकम टैक्स भी जो है लीज के ऊपर अप्लाई होता है। इनकम टैक्स क्या होता है, तो हमारे देश के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, एंटिटीज होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो जो भी यहाँ पर पैसा कमाते हैं यानी कि इनकम कमाते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स जो है टैक्स लगाते हैं, उनसे पैसा जो है यहाँ पर रिसीव करते हैं। ठीक है, अब देखो जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है इससे भी यहाँ पर दो पार्टीज जो है वो पैसा कमा रही है। ठीक है, हमारे लेसर को रेगुलर इनकम यहाँ पर जो है रिसीव हो रहा है, तो इसके ऊपर भी इनकम टैक्स जो है वो लेवी होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पर फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंशिएट नहीं करता, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उनके बीच में किसी भी तरह का डिफरेंशिएट नहीं किया था, सेम तरीके से इनकम टैक्स जो है एप्लीकेबल किया जाता है। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हमारे कौन कौन से टैक्स इंप्लीकेशन है यानी कि प्रोविजंस है। पहला क्या है, जो लेसर इज एलिजिबल टू डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट क्या होता है, देखो जब हम किसी एसेट को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाती है। अब वो जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कि मान लो 50,000 की एसेट थी, ठीक है, हर साल उसकी 10,000 यहाँ पर वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये 10,000 हमारे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन है। अब ये देखो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो वो क्या है, एक तरह का एक्सपेंस ही है ना, हमें लॉस ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि जो लेसर है वो इस डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है और यहाँ पर अपने प्रॉफिट में से एज अ एक्सपेंस जो है वो डिडक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वही चार्ज करता है जो कि यहाँ पर एसेट का ओनर होता है। एसेट का ओनर कौन होता है, लेसर होता है। नेक्स्ट है द एंटायर लीज रेंटल आर टैक्स एज अ इनकम ऑफ द लेसर, यानी कि जितने भी हमारे लीज रेंटल पे किए जाते हैं लेसी के द्वारा लेसर को, वो यहाँ पर जो है इनकम माना जाता है और उसके ऊपर टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर लेसर की इनकम मानी जाती है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट है द लेसी इज एंटाइटल्ड टू ट्रीट द रेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमारे रेंटल्स हैं उसको लेसी जो है एज ए एक्सपेंसेस की तरीके से ट्रीट करेगा और अपने प्रॉफिट में से यहाँ पे जो डिडक्ट करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी प्रोविजन जो है वो यहाँ पर लगती है जब भी लीज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रूडेंशियल गाइडलाइंस व्हेन बैंक अंडरटेक लीजिंग एक्टिविटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली देखो जो हमारी यहाँ पर बैंक है वो भी यहाँ पर लीजिंग सर्विसेज जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है, लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 6 है वो यहाँ पर बताता है कि नॉर्मल फंक्शंस के अलावा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बैंक कुछ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। उसमें से एक फंक्शन हमारे यहाँ पर क्या होता है, लीजिंग सर्विसेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर बैंक जो है वो लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है। पहला होता है कि वो अपनी यहाँ पर सब्सिडरी ओपन कर दे या फिर वो अपने बैंक के अंदर ही, हमारी ब्रांच के अंदर ही एक डिपार्टमेंट जो है ओपन कर ले और उससे जो है लीजिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब यहाँ पर हम डिपार्टमेंटली बैंक लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रूडेंशियल गाइडलाइंस। तो पहले देखो क्या, एक्सपोजर सीलिंग्स विद रिगार्ड टू सिंगल बोरोवर इज 15% ऑफ द बैंक्स कैपिटल फंड्स एंड 20% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि अगर कोई यहाँ पर सिंगल बोरोवर आता है, सिंगल पर्सन या फिर एंटिटी आती है, तो उस केस में जो यहाँ पर एक्सपोजर है यानी कि जो लोन वगैरह, फंड्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह यहाँ पर बैंक प्रोवाइड कर सकता है वो मैक्सिमम में हमारे यहाँ पर बैंक के जितने भी कैपिटल फंड है उसका यहाँ पर 15%, यानी कि बैंक का अगर कैपिटल फंड यहाँ पर 100 रुपीज़ है तो वो मैक्सिमम सिंगल बोरोवर को 15 रुपीज़ ही इक्विपमेंट लीजिंग के अंडर यहाँ पर फाइनेंस जो है प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है तो उसके इसमें ये जो लिमिट है वो हमारी यहाँ पर 20% की है। नेक्स्ट हो गया द फोर बोरोवर ग्रुप, अगर यहाँ पर हमारे जो बोरोवर है ग्रुप में आते हैं तो ये जो लिमिट है वो हमारी 40% है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 15% है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द एक्सपोजर टू ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल एडवांसेस, यानी कि बैंक ने यहाँ पर जो भी अपने टोटल एडवांसेस दिए हैं
है ना, उसका 10% से ज़्यादा जो है वो इक्विपमेंट लीजिंग फाइनेंस नहीं होना चाहिए। अगर टोटल एडवांस 100 है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो बैंक है वो यहाँ पर 10 रुपये ही इक्विपमेंट लीजिंग के अंडर फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है, एक्सपोजर प्रोवाइड जो है वो कर सकती है। ये तीनों ही हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रूडेंशियल गाइडलाइंस। जब बैंक यहाँ पर अपनी लीजिंग एक्टिविटीज को डिपार्टमेंटली जो है करता है तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोग यहाँ पर लीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग अंडर आप लोगों को पता है ना, बिजनेस की जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि उनके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें जो है यहाँ पर मिलता रहे। तो जब भी एक लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें हमारा जो लेसर होता है और जो लेसी होता है वो दोनों ही इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है सिस्टमैटिक मैनर में जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। अगर यहाँ पर जो लेसर है वो यहाँ पर जो है फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है करेगा। सबसे पहले यहाँ पर चीज बता दूं कि जब यहाँ पर लेसर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है लेसी की, तो वहां पर जो है ऑपरेटिंग लीज की, जो हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज होती है उसकी जो अकाउंटिंग है वो अलग तरीके से की जाती है, और जो हमारी फाइनेंस लीज होती है उसकी यहाँ पर अकाउंटिंग जो है अलग तरीके से यहाँ पर जो है की जाती है। पर लेसी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो यहाँ पर सेम तरीके से अकाउंटिंग करेगा, चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे हमारे यहाँ पर फाइनेंस लीज हो। तो ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड फाइनेंस लीज के साथ। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, द लेसर इज ऑब्लिगेटेड टू एक्नॉलेज द एसेट्स हेल्ड अंडर अ फाइनेंस लीज एंड इंक्लूड देम इन द बैलेंस शीट। यानी कि जो भी यहाँ पर इस एसेट को, जो भी एसेट को उसने यहाँ पर लीज पर दिया है, तो सबसे पहले उसे यहाँ पर लेसर को एक एसेट के तरीके से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसको अपनी बैलेंस शीट में उसको यहाँ पर जो है शो करना पड़ेगा। दीज एसेट शुड बी प्रेजेंटेड एज अ रिसीवेबल एट एन अमाउंट इक्वल टू द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। यानी कि अब ये जो एसेट बैलेंस शीट के अंडर हमारे लेसर ने यहाँ पर शो करनी है, तो इसको जो लेसर है वो एज अ अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे जो है शो करेगा, और जो अमाउंट होगी वो हमारी इक्वल होगी नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। यानी कि जो लेसर ने नेट इन्वेस्टमेंट लीज कॉन्ट्रैक्ट में की है उसके इक्वल यहाँ पर जो है होगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द इन्वेस्टमेंट इन द लीज, द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द लेसी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की थी कि जो एसेट होगी लेसर को यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल शो करना पड़ेगा, और जो अमाउंट होगी वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल यहाँ पर जो है होगा। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो यहाँ पर देखो जो भी लेसर को लीज रेंटल जो है फ्यूचर में रिसीव होने वाले हैं, जितने भी टाइम पीरियड को उसने लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है होगी उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। जैसे एग्जांपल के मान के चलो 50 लाख रुपए लीज रेंटल जो है लेसर को रिसीव होने हैं 5 सालों तक। तो आज के टाइम में यानी कि जो 0 ईयर है, जब हम लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टाइम में इस 50 लाख रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू है, मान के चलो वो कितनी है, 40 लाख रुपए, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, टू कैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज इज यूज्ड टू डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फ्यूचर में वैल्यू रिसीव होनी है उसे हम डिस्काउंट करते हैं एक यहाँ पर इंटरेस्ट इम्प्लिसिट के साथ, ताकि हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो है निकल के आ जाए। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो चारों की चारों यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। अब चारों की सारी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है। अब इससे हम अगर कंक्लूड करूं मैं, तो क्या हुआ कि अगर यहाँ पर जो लेसर है वो फाइनेंस लीज लेता है, तो फाइनेंस लीज के अंडर जो भी उसे जो भी लीज रेंटल जो है रिसीव होने हैं, ठीक है, उसको एक एसेट, और किस एसेट, अकाउंट रिसीवेबल के तौर पे अपने बैलेंस शीट में जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है, ये हमारी अकाउंटिंग ट्रीट है जब भी फाइनेंस लीज यहाँ पर जो है होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात उठती है कि ऑपरेटिंग लीज के केस में क्या होगा। तो सिंपली देखो, ऑपरेटिंग लीज के केस में हमारी जो एसेट होगी, ठीक है, जो एसेट होगी उसको यहाँ पर जो लेसर होगा उसको एसेट के तरीके से ही यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करेगा, और इसको यहाँ पर वो किस नाम पे रिकॉर्ड करेगा वो डिपेंड करता है कि हमारी एसेट की कैटेगरी कैसी है। अगर हमारी जो एसेट वो टेंजिबल एसेट है तो उसको एक टेंजिबल एसेट के नाम पे ही रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो उसको इंटेंजिबल एसेट के तरीके से ही यहाँ पर रिकॉर्ड जो है करेगा। नेक्स्ट हो गया इंडियन एएस 116 has eliminated the differentiation between a finance lease and operating lease in terms of accounting treatment in the books of lessee. Which of these statement is related the accounting treatment lease in a books of lease? ठीक है, in a books of lessee। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन को समझा दूं।
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 है उसने यहाँ पर हमारे अगर हम लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में लीज की जो है एंट्रीज पास करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें, तो उसने यहाँ पर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बीच में जो डिफरेंस था ना उसको यहाँ पर रिमूव कर दे, यानी कि जो लेसी है वो सेम तरीके से उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी? तो पहली देखो क्या है, द लेसी रिकॉग्नाइजेस अ राइट ऑफ यूज एसेट ऑन द बैलेंस शीट, यानी कि जो हमारा लेसी है उसने जो भी यहाँ पर लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको यहाँ पर जो है हमारा जो लेसी है वो एक एसेट के तरीके से जो है ट्रीट करेगा, ठीक है, और उसको यहाँ पर राइट ऑफ यूज के नाम पर अपनी बैलेंस शीट में एज अ एसेट जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द लेसी आल्सो रिकॉग्नाइजेस अ कॉरेस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो हमारा लेसी है उसको यहाँ पर लीज की वजह से जो भी फ्यूचर में पेमेंट करनी, यानी कि जो लीज रेंटल करनी पे करनी है उसको यहाँ पर एज अ लायबिलिटी यहाँ पर जो अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पर जो है शो करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जब भी लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा सबसे पहले जो हमारा लेसी है उसको यहाँ पर एज अ एसेट भी शो करेगा और साथ के साथ उसको एज अ लायबिलिटी भी यहाँ पर जो है शो कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या, लीज रिकॉर्ड्स लीज लेसी रिकॉर्ड लीज एसेट एज अ लीज रिसीवेबल्स ऑन इट्स बैलेंस शीट, यानी कि वो जो है हमारी अपने बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे लीज रिसीवेबल होंगे, ठीक है, जो भी लीज रिसीवेबल होंगे उसको यहाँ पर जो है एक एसेट के तरीके से यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर उसको कोई भी रिसीवेबल के नाम पर रिकॉर्ड नहीं करना, उसे किस नाम पर रिकॉर्ड करना है, राइट ऑफ यूज, राइट टू यूज, क्योंकि लीज रिसीवेबल के तौर पे हमारा जो लेसर है वो यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ये रिलेटेड है हमारे यहाँ पर लेसी के साथ, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ, बाकी थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रिलेटेड जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस मेथड इज यूज टू टेक लीजिंग फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें से कौन सा यहाँ पर जो है मेथड है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल डिसीजंस को यहाँ पर जो है वो लेने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर लीजिंग फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब समझा दूं, ये बेसिकली क्या है। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके अंडर हम ये फाइनल करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर एसेट को यहाँ पर जो है परचेज करना है, यानी कि बाय करना है, या फिर हमें उसे यहाँ पर जो है लीज पर लेना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है इस डिसीजन के अंदर कि एक एसेट को बाय करने की कॉस्ट कितनी आ रही है और एक एसेट को यहाँ पर लीज पर लेने की यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं और जो भी कम आती है उसको हम यहाँ पर जो है वो डिसीजन हम ले लेते हैं। यानी कि लीज अगर कम आई है तो लीज पे ले लेंगे, बाइंग की कॉस्ट कम आ रही है तो हम उसको जो है बाय कर लेंगे। क्लियर आपको। अब देखो ये जो है कंपैरिजन करने के लिए हमें यहाँ पर कई सारे मेथड्स का यहाँ पर यूज करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से कौन से हमारे यहाँ पर मेथड है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और अप्लाइंग इक्विवेलेंट लोन मेथड इज अ करेक्ट आंसर। ये दो हमारे हैं पर तीसरा यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अब ये बेसिकली होते क्या है, ये कैसे यहाँ पर काम करते हैं, पहले बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एसेट की जो बाइंग कॉस्ट होती है, यानी कि मान के चलो एक एसेट है जिसकी बाइंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 20 लाख रुपए, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं जो हमारी यहाँ पर लीज करने की जो है यहाँ पर हमारी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आती है। क्लियर है। अब देखो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो जो भी हम यहाँ पर लीज पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हमें यहाँ पर लीज रेंटल जो है पे करने होते हैं फ्यूचर में, हम क्या करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और आज के टाइम में उसकी जो हमारी यहाँ पर कॉस्ट होती है उसको हम यहाँ पर जो है कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारी जो लीज की वैल्यू थी, ठीक है, हमने यहाँ पर 30 लाख रुपए टोटल हमें लीज रेंटल जो है यहाँ पर फ्यूचर में पे करने। अब ये जो पेमेंट हमें पे करनी है वो फ्यूचर में पे करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, इसकी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मान के चलो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हुई वो हमारी यहाँ पर कितनी होगी, 18 लाख रुपए की, कितनी होगी यहाँ पर 18 लाख रुपए होगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारी एसेट को परचेज करने की जो कॉस्ट है और यहाँ पर हमारे जो लीज रेंटल जो हमने पे करना है फ्यूचर में उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जब हमने कंपैरिजन किया तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है डिफरेंस आया और ये जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इस केस में हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर एसेट को लीज पे लेना है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता था कि मान के चलो यहाँ पर 30 लाख रुपए इसकी जो है हमने लीज रेंटल पे करनी थी, पर इसकी जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो वो 22 लाख रुपए होगी, ठीक है। अब फिर से हमने जब डिफरेंस कैलकुलेट किया तो आया 2 लाख रुपए का ही, पर हमारा क्या आया, नेगेटिव आया कि 2 लाख रुपए हमें ज्यादा पड़ रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसेट को बाय करेंगे। तो इस मेथड में हमें बेसिकली करना क्या, अपने एसेट की जो बाइंग करने की कॉस्ट है उसे यहाँ पर जो लीज की जो कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ यहाँ पर कंपेयर करना है और अगर यहाँ पर प्लस में आया तो
हमारा लीज डिसीजन है, माइनस में आया तो यहाँ पर हमारा बाइंग डिसीजन। नेक्स्ट देखो क्या है, अप्लाइंग इक्विवेलेंट लोन मेथड। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देखो इस मेथड के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर लीज रेंटल होते हैं उसको हम यहाँ पर जो है एक लोन की तरीके से जो है ट्रीट करते हैं। यानी कि हम मान के चलते हैं कि जो भी हम यहाँ पर लीज रेंटल पे कर रहे हैं ना, वो हम यहाँ पर एक लोन की रीपेमेंट यहाँ पर जो है कर रहे हैं। मान के चलो हम यहाँ पर हमने 5 सालों के लिए जो है लीज रेंटल लिया, ठीक है, लीज पे कॉन्ट्रैक्ट किया और 10-10 लाख रुपए करके हमने यहाँ पर जो है 5 सालों तक पे किया। तो हम इस मेथड के अंडर मान के चल रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर 10-10 लाख रुपए यहाँ पर ईएमआई, एक तरह के ईएमआई नहीं, मंथली ईयरली बेसिस पे जो है लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं और इस लोन की जो टोटल अमाउंट है वो कितने यहाँ पर 50 लाख रुपए, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम इस केस में क्या करते हैं, ये जो हमारी लोन की अमाउंट है 50 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर कॉस्ट थी मान के चलो वो 20 लाख रुपए, ठीक है। तो इस लोन की अमाउंट की जो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर जो है कंपेयर करते हैं कि ये हमारी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है। अगर ये लोन अमाउंट ज़्यादा आ रही है, लोन अमाउंट ज़्यादा आ रही है तो हम यहाँ पर जो है बाइंग कर लेते हैं। मान के चलो जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो कितनी आई, यहाँ पर जो है हमारी 40 लाख रुपीज़ की आई, कितनी आई 40 लाख रुपीज़, तो 20 लाख रुपए हमें ज़्यादा पड़ रहा है तो इस केस में हम बाय करेंगे। अदरवाइज अगर ये लोन की अमाउंट कम आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है बाय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो इन मेथड्स का यूज़ करके हम जो है यहाँ पर जो हमारे डिसीजंस है कि हमें कोई फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे करना है, मतलब कि लीज में हमें एसेट को लीज पे लेना है या फिर हमें उसे बाय में करना है, वो हमें यहाँ पर जो है डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ तक हमने जो है इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।